डॉक्टर डोसन चर्च, हाँ, उन्होंने जब 2012 में रिसर्च करी तो आपको पता है ईएफटी के राउंड के बाद हमारी बॉडी का जो स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल वो काफी रिड्यूस हो गया। तो जब ये रिजल्ट्स आए उसके बाद दोबारा 2020 में ये एक्सपेरिमेंट बॉर्न यूनिवर्सिटी ने किए एंड इट वाज वेरी शॉकिंग। ईएफटी के राउंड के बाद कॉर्टिसोल हार्मोन जो कि स्ट्रेस हार्मोन है, सबको पता ही है कॉर्टिसोल के बारे में, वो 43% रिड्यूस हो गया। नमस्कार व्यूअर्स, मैं आपकी होस्ट मनदीप स्वागत करती हूँ आप सबका मन से मोक्ष में। आपने अक्सर स्पिरिचुअल लोग हैं उनसे ये बात सुनी होगी कि अर्थ की कॉन्शियसनेस है वो चेंज हो रही है और बहुत लोग अर्ली एज में स्पिरिचुअल हो रहे हैं। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो भी कुछ ऐसे ही हैं जो बहुत अर्ली एज में स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइंड हो गए हैं। मैं आप सबको मिलवाना चाहती हूँ मिस हिमांशी नेगी से, जो होपोनोपोनो और ईएफटी प्रैक्टिशनर है, जो आज आप सबसे अपने व्यूज शेयर करेंगे। तो मैं हिमांशी आपका स्वागत करती हूँ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैं सो मच चाहती हूँ मंदिर। कि आप अपनी इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को बताएं, क्योंकि वो बहुत एक्साइटेड होंगे, क्योंकि अर्ली ओके एज में हीलर होना बहुत एक ब्लेसिंग की बात होती है। ओके, थैंक यू सो मच मनदीप फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर सच अ वार्म वेलकम। तो जो लोग मुझे नहीं जानते मैं उन्हें बता दूं, आई एम हिमांशी नेगी। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, हीलिंग पे वीडियोस बनाती हूँ और गाइड करती हूँ एंड साथ ही मैं होपनोपोनो और एएफटी हीलर हूँ। सो थैंक यू सो मच मनदीप फॉर वेलकमिंग मी। हिमांशु, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हमने अक्सर सुना है कि किसी भी विद्या को हम चूज नहीं करते, वो विद्या हमें चूज करती है। तो करेक्ट। आपको इस विद्या ने कब चूज किया, कब आपके मन में ये इंट्यूशंस आने लगे कि मुझे इसकी तरफ जाना है? क्योंकि हम जानते हैं कि हीलिंग मोडालिटीज बहुत होती हैं, तो होपोनोपोनो और ईएफटी की तरफ आप कैसे इंक्लाइन हुए? ओके, सो आई एम ग्लैड मनदीप कि आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा। एंड यू आर राइट कि मोडालिटीज हमें चूज करती है, हम मोडालिटीज को चूज नहीं करते। तो होपोनोपोनो के बारे में ना, मैं क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करती हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मैंने काफी रिजल्ट अपनी लाइफ में क्रिएट की है। तो होपोनोपोनो के बारे में मैंने काफी पहले वीडियोस देखी थी, यूट्यूब पे वीडियोस आती थी। तो एक क्वेश्चन आता था कि ये नाम भी बड़ा अजीब सा है, क्या है ना, क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है। तो अब उसपे 4 स्टेटमेंट्स होते हैं। तो मैंने करना स्टार्ट करा तो मुझे रिजल्ट्स मिले एंड देन मैंने रिसर्च करनी स्टार्ट करी कि क्या इसके पीछे कोई लॉजिक है, क्योंकि मेरा साइंस बैकग्राउंड है तो एक क्यूरियोसिटी एंड वाई हर चीज के पीछे का हमें चाहिए होता है। तो जब मैंने रिसर्च करी इस पर तो मुझे पता चला कि इट इज साइंटिफिक एंड देन मैंने इसको यूज करना स्टार्ट किया। तो मुझे तो रिजल्ट्स मिल रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप ट्रैफिक में कहीं स्टक हो, आप क्या करते हो उस टाइम पे? आप बहुत इरिटेटेड होते हो, फ्रस्ट्रेटेड होते हो, कहाँ फंस गया, इतना ट्रैफिक, क्या मतलब सिस्टम को गालियां दे रहे होते हैं लोग। तो उस टाइम पर मैंने चैंटिंग करना स्टार्ट किया एंड विद इन फ्यू मिनट्स ट्रैफिक क्लियर होने लग गया। ठीक है, मैंने अपनी हेल्थ के लिए किया, मनी के लिए किया, लेकिन टर्निंग पॉइंट तब आया जब मेरे किसी रिलेटिव को मनी इशू था, उनका कुछ पैसा ब्लॉक था। एंड उस टाइम पे ना मनदीप, जो मैंने होपनोपोनो किया, दैट वाज नॉट जस्ट बेसिक चैंटिंग ऑफ 4 फ्रेजेस। इंट्यूटिवली जो मेरे माइंड में आया मैंने वो किया। जो स्टेटमेंट्स मेरे माइंड में आए कि मुझे क्या बोलना चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल, उनका जो पैसा था वो किसी थर्ड पर्सन पे स्टक था। तो वो जो पर्सन था, उनके लिए जो भी नेगेटिव इमोशंस मेरे माइंड में आए मैंने उनको क्लियर किया एंड देन अपने रिलेटिव के लिए मनी के ब्लॉक्स रिलीज किए। एंड जो भी इंट्यूटिवली आया मैं करती गई एंड उसका रिजल्ट बहुत शॉकिंग था। 50,000 रुपीज आफ्टर 1 सेशन रिसीव उस पर्सन ने खुद दिए। तो ये काफी मतलब एक बहुत बड़ा रिजल्ट था मेरे लिए। तो यहाँ से मैंने मतलब इस मोडालिटी को चूज किया क्योंकि इसका साइंटिफिक बेसिस था। तो मेरे लिए तो मुझे अपने वाई का आंसर मिल गया था एंड सेम गोज फॉर द ईएफटी एज वेल। बोथ ऑफ दीज मोडालिटीज आर साइंटिफिक एंड आई थिंक जब हम ये जैसे जैसे पॉडकास्ट आगे बढ़ेगा तो हम डिस्कवर करेंगे। तो हिमांशु, मैं जानना चाहूंगी कि होपोनोपोनो क्या है? जैसे हम मोस्टली बहुत कम लोगों ने सुना होगा, जिन्होंने भी सुना होगा वो कहते हैं कि इसमें 4 वर्ड्स होते हैं। हम्म। तो वो 4 वर्ड्स क्या हैं, उनका साइंटिफिक मीनिंग क्या है, क्या वो आप हमारे व्यूअर्स को बताओगे? ओके, तो जैसे मैंने कहा, हो ओ पोनो पोनो, ये वर्ड ही ना लोगों को पहले तो बोलने में डिफिकल्ट लगता है एंड बहुत क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है कि क्या वर्ड है, ना इंग्लिश है ना हिंदी है, समझ नहीं आता है ना, काफी क्यूरियोसिटी क्रिएट होती है। सो अगर मैं होपोनो पोनो के
अगर आपको मीनिंग बताऊं, पहले तो ये इंडियन मतलब इंडियन ओरिजिन का वर्ड नहीं है, नाइदर इंग्लिश नॉर हिंदी। ये हवाई आइलैंड से आता है। ओके, हवाइन वर्ड है। सो हो, ओ, एंड देन पोनो पोनो। पोनो पोनो हमारा रिपीट होता है। हो का मतलब है टू, देन पोनो का मतलब है टू करेक्ट, टू बैलेंस, टू ब्रिंग हार्मोनी। सो हो पोनो पोनो का मतलब है टू करेक्ट समथिंग, टू ब्रिंग हार्मोनी। इसका मतलब यही है, ठीक है, कि आपका आपकी लाइफ जो है बैलेंस होना चाहिए। पोनो ऑल्सो मीन्स बैलेंस, टू मेक बैलेंस। सो होपोनो पोनो का पूरा मतलब है कि आपकी लाइफ के चारों एरियाज, हेल्थ, रिलेशन, करियर, मनी, बैलेंस्ड हो, आपकी लाइफ हार्मोनियस हो। तो अगर आपकी लाइफ की चारों एरिया बैलेंस्ड है तो यू कैन कॉल इट अ बैलेंस लाइफ। दैट्स द बेसिस ऑफ होपोनोपोनो, आई मीन मीनिंग ऑफ इट। हिमांशी, जो इसमें वर्ड चूज होते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, इनका डीप स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है? ओके, सो हमारे व्यूअर्स सब जानते हैं कि होपोनोपोनो में चार स्टेटमेंट्स होते हैं, चार फ्रेजेस होते हैं। एंड अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं मनदीप, सपोज, ओके कैंसिल कैंसिल पहले ही बोल रही हूँ, सपोज आपका किसी से झगड़ा हुआ एंड वो पर्सन आपको आके सॉरी बोलता है, ठीक है, और वही पर्सन दूसरे सिचुएशन में लेती हूँ, आपको सॉरी के साथ एक्सेप्ट करके वो बताता है कि आई एम सॉरी यार, मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करता हूँ, मेरे इस इंसिडेंट की वजह से आपको जो भी बुरा फील हुआ। तो एक पर्सन आपको सॉरी बोल रहा है, रिपीट कर रहा है, बट वही एक अंडरस्टैंडिंग के साथ, एक्सेप्टेंस के साथ वो सॉरी बोल रहा है। तो कहीं ना कहीं आप उसको फॉरगिव इजीली कर पाओगे, क्योंकि उसके अंदर उस चीज की एक्सेप्टेंस आ गई है ना। तो जब एक्सेप्टेंस आती है तभी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, तभी चेंज हो पाता है। सो यही जो होपनोपोनो का पहला स्टेटमेंट है, आई एम सॉरी। इनफैक्ट होपनोपोनो का पहला स्टेटमेंट आई एम सॉरी नहीं है, सॉरी, मैं बताना चाहूंगी पहला स्टेटमेंट है आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, सबसे पहले आप जी। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, एंड देन लोग जानते हैं कि 4 स्टेटमेंट्स होते हैं। देन आपका पहला स्टेटमेंट आता है कि आई एम सॉरी। तो ये जो सॉरी है ना, ये हम डिविनिटी को बोल रहे हैं एक्सेप्ट करने के बाद। क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे मेमोरीज होती हैं, पैटर्न्स होते हैं जो हमें नहीं पता, जिनकी वजह से हम वो ऑटोमेटिक प्रोग्राम जो रन कर रहे हैं हमारे माइंड में, उसकी वजह से हम लाइफ सिचुएशंस क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो क्यों अट्रैक्ट हो रही है, उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं कि अवेयरनेस के साथ में। एंड देन आता है प्लीज फॉरगिव मी, कि मुझे माफ कीजिए, डिविनिटी को। सो प्लीज फॉरगिव मी इज काइंड ऑफ आप सरेंडर कर रहे हैं हायर पावर को और डिवाइन को। देन थैंक यू, तो थैंक यू का मतलब है आपने पहले ही थैंक यू बोल दिया विद अ बिलीफ, इट्स अ स्टेटमेंट ऑफ कि मैं ट्रस्ट कर रही हूँ, वो चीज हो गई, इट्स डन, थैंक यू, ऑलरेडी मैंने थैंक यू बोल दिया। एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज आई लव यू। आई लव यू, देखो लव यूनिवर्स की सबसे हाईएस्ट वाइब्रेशन है, एंड इट्स द वाइब्रेशन जो कि ट्रांसफॉर्मेशन करती है। सो फोर्थ स्टेटमेंट इज आई लव यू, आई लव द डिवाइन, आई लव माई सेल्फ। अपने हायर सेल्फ को, अपने सोर्स को हम थैंक यू बोल रहे हैं, और इस हीलिंग प्रोसेस के लिए भी हम थैंक्स दे रहे हैं। सो हिमांशु, या जैसे सो आपने बताया कि इसमें फॉरगिवनेस की बात करी जाती है, हाँ क्या जी, वो फॉरगिवनेस सिर्फ एक प्रोसेस है या इससे कहीं ज़्यादा भी है? समटाइम जैसे आपने मुझे एग्जांपल से भी बताया था कि कई बार होता है कि हम अंदर से फील नहीं करते, ऊपर से बोल देते हैं कि फॉरगिव मी या सॉरी। तो इसका डीप एग्जैक्ट मीनिंग क्या है जो फॉरगिवनेस वर्ड इसमें यूज होता है? देखिए, जब आप ये चार स्टेटमेंट्स बोल रहे हैं ना, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये तब तक काम नहीं करेगा जब तक पहले आप अवेयरनेस नहीं लाएंगे कि देखो मेरी लाइफ में जो हो रहा है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मैं सबको ब्लेम करूं कि इसकी उसकी वजह से मेरी लाइफ में हो रहा है, तो उन सब लोगों को बदलना पड़ेगा, सिचुएशन को बदलना पड़ेगा। बट जब मैं ये अवेयरनेस लाती हूँ कि मेरे सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसे पैटर्न्स हो सकते हैं, चाहे वो एंसेस्ट्रल हो, चाहे वो मेरी इस लाइफ के हो, पास्ट लाइफ के हो, लिमिटिंग बिलीव्स हो या थॉट्स हो, तो उन पैटर्न्स की वजह से, उन प्रोग्राम्स की वजह से, उन डाटा की वजह से जो मेरे माइंड में है, मैं अट्रैक्ट कर रही हूँ ऐसे सर्कमस्टेंसेस। तब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो अवेयरनेस के साथ ही ये स्टेटमेंट बोला जाता है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। एंड ये जो प्रेयर है ये इतनी मैजिकल है, इट्स लाइक अ पावरफुल मंत्रा। आपने देखा होगा कि हमारे इंडिया में भी मंत्रास है जो कि आपकी वाइब्रेशन हाई करते हैं, जब आप उनको चैंट करते हैं आपकी वाइब्रेशन रेज होती है। सो होपोनोपोनो की चार स्टेटमेंट्स भी आपकी वाइब्रेशन रेज करते हैं, एंड इट मेक्स इजी फॉर यू टू फॉरगिव। क्योंकि फॉरगिवनेस यहाँ मेरा काम नहीं है, यहाँ मैं डिविनिटी से अपील कर रही हूँ
ये जो मेरे सबकॉन्शियस में प्रोग्राम्स है, प्लीज इनको लेट गो कीजिए, प्लीज इनको रिलीज कीजिए। तो दैट्स द वर्क ऑफ डिवाइन, दैट्स ओनली पॉसिबल व्हेन यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरी लाइफ में ऐसी मैनिफेस्टेशन क्यों होती है। आपको मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ मनदीप। जैसे कोई पर्सन है, सपोज उनके ऐसे बिलीफ है कि मेरा मतलब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं अच्छी नहीं हूँ, आई एम नॉट गुड, बाकी सब लोग मुझसे बहुत अच्छे हैं। तो अब इस बिलीफ की वजह से जो कोई इंसिडेंट सपोज बचपन में हुआ, टीचर ने डांट दिया, बोल दिया तुम कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में, अब वो बच्चा क्या सोचेगा, आई एम गुड एट नथिंग, यार हर कोई मुझसे अच्छा है। ये उसके सबकॉन्शियस में डीपली पड़ा हुआ है, ठीक है, बच्चा अवेयर भी नहीं है। अब उसकी लाइफ में वो बड़ा हुआ, इंटरव्यूज देता है, रिलेशनशिप्स में हर जगह उसको रिजेक्शन मिलती है। तो क्यों वो बार बार, अगर ये पैटर्न रिपीट हो रहा है, पहला क्वेश्चन खुद से पूछना पड़ेगा कि पैटर्न मेरी लाइफ में क्यों रिपीट हो रहा है, ऐसा क्या प्रोग्राम है मेरे सबकॉन्शियस माइंड में जिसकी वजह से मैं अट्रैक्ट कर रही हूँ। देन आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, डिविनिटी से अपील की, एंड देन यू आस्क फॉर फॉरगिवनेस। सो इट्स अ मैजिकल प्रोसेस, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना हमारा काम है। ठीक है। हिमांशी, आपको क्या लगता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि लोगों को होपोनोपोनो के बारे में सिर्फ 4 वर्ड्स पता है। हाँ आपको जी। लगता है कि इसको लेके लोगों में और भी मिसकंसेप्शंस होंगी? तो क्या हो सकती हैं लोगों में, आपको लगता है कि इसको लेके और गलतफ़हमियाँ लोगों ने पाल रखी होगी? देखिए, गलत फहमियाँ, लोगों को लगता है कि होपोनोपोनो सिर्फ एक 4 स्टेटमेंट की प्रोसेस है। दैट इज बेसिक होपोनोपोनो। एज एम हीलर जो मैं करवाती हूँ, दैट इज कॉन्वर्जेशनल एडवांस होपोनोपोनो। ठीक है, तो वो एक लॉन्ग प्रेयर होती है। एंड होपोनोपोनो के 4 स्टेटमेंट्स में गलत कुछ नहीं है, बस गलती लोग ये करते हैं कि वो, मैंने कहा ना सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। आप जिस प्रॉब्लम के लिए कर रहे हैं, पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लो उसकी, उसके बाद करो। सो ये मिस्टेक लोग करते हैं। हिमांशु, आप ईएफटी भी प्रैक्टिस करते हो, तो ईएफटी क्या है और कैसे काम करती है? आपको पता है ये ईएफटी वर्ड, जब हमारी बात हुई थी पहले, तो मुझे भी नहीं पता था कि ईएफटी क्या है। आई थिंक ये बहुत लोगों को नहीं पता होगा, तो ये बहुत नया टॉपिक है, तो मैं चाहूँगी कि आप बहुत अच्छे से समझाएँ हमारे व्यूअर्स को। ओके, सो ईएफटी, ईएफटी की फुल फॉर्म है इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। इसको कई लोग ना सिर्फ टेक्निक भी बोलते हैं, सॉरी टैपिंग भी बोलते हैं। आप इसे टैपिंग बोल लो, टैपिंग की एक टेक्निक है, क्योंकि हम क्या करते हैं, मेरिडियन पॉइंट्स पे ना टैप करते हैं। कुछ पॉइंट्स हमारी बॉडी में है जिनको हम मेरिडियन पॉइंट्स बोलते हैं। अब आप इमेजिन कीजिए कि आपके घर में एक पाइप है, वो ब्लॉक हो गया, ठीक है, सपोज ये पाइप है, पाइप मिट्टी जमी है, तो मैंने टैप 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 किया। अब वो जो मिट्टी जमी है, ब्लॉकेज है, फ्लो इंप्रूव हो जाएगा, वाटर का फ्लो, क्योंकि जो ब्लॉकेज थी वो रिलीज हो चुकी है। तो इमोशनल फ्रीडम टेक्निक भी एक ऐसी टेक्निक है। बोला जाता है आपकी बॉडी में ना एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, ये हमने डिस्कवर नहीं किए, इट्स अ साइंस। तो ये जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स या मेरिडियन पॉइंट्स हमारी बॉडी में है, यहाँ पर जब एनर्जी फ्लो ब्लॉक होती है ना, तब बॉडी में डिजीज क्रिएट होती है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। सो इस एनर्जी के फ्लो को बेटर करने के लिए हम टैप करते हैं। एंड बाय द वे, ईएफटी इज कंप्लीटली बैक्ड बाय साइंस। ईएफटी के ऊपर रिसर्च हो चुकी है, इसके बहुत प्रूफ है। तो ईएफटी पे तो मैं व्यूअर्स को बोलूंगी, सिर्फ देखो मत, जानने की कोशिश करो, सर्च करो कि ईएफटी के क्या रिजल्ट्स है ना। सो इट्स अ टैपिंग टेक्निक बेसिकली, और मेरिडियन पॉइंट्स पे हम टैप करते हैं तो हिमाचल, इंटेंशन जैसे के अभी साथ। आपने टैपिंग पॉइंट्स की बात की, तो हम उनको एनर्जी सेंटर बोलेंगे। ऐसा बोल सकते हैं कि वो एनर्जी सेंटर्स होते हैं, और वो कहाँ-कहाँ पे होते हैं और कौन-कौन से पॉइंट्स होते हैं? यस, यस, जो मेरिडियन पॉइंट्स है ना, एक्चुअली ये हमारे चाइनीज मेडिसिन में भी बताए गए हैं। चाइनीज मेडिसिन में है, इंडियन में है। तो मेरिडियन पॉइंट्स, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के आई थिंक सबने बात सुनी ही होगी, एक्यूप्रेशर तो सबने नाम सुना होगा इंडिया में भी ना। तो ये हाँ। वही पॉइंट्स हैं। और मर्म चिकित्सा भी बोलते हैं आयुर्वेद में इसको। आई थिंक ये वही पॉइंट्स हैं सारे, जिनके होता है कि एनर्जी सेंटर्स होते हैं, जहाँ या पे एनर्जी ब्लॉक होती है, अगर आप हो उनको जाती है। प्रेस करोगे या कुछ भी उनपे हाँ, थोड़ी भी मूवमेंट्स करोगे, तो वहाँ से एनर्जी रिलीज़ होती है। आई थिंक ये ये, कुछ ऐसे ही प्रोसेस बोल यस सकते हैं। एग्जैक्टली, आई नो कि काफी व्यूअर्स भी जानते होंगे, एक्यूप्रेशर से वो काफी रिलेट कर पा रहे होंगे। तो उन्हीं को हम लोग अपनी बॉडी में मेरिडियन पॉइंट्स भी बोलते हैं। लेकिन ईएफटी में आपको एक इंटेंशन के साथ टैप करना होता है, जो आपको रिलीज करना है, ओके, मेरिडियन पॉइंट्स पर। हिमांशु, क्या ईएफटी हमारे जो इमोशनल चैलेंजेस होते हैं, उनमें भी हेल्पफुल होती है? देखिए, ईएफटी का नाम ही है इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, यानी कि आपके नेगेटिव इमोशन से फ्रीडम, ओके, लेटिंग गो। तो
जो भी इमोशंस हैं, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, व्हाटएवर इज अ नेगेटिव इमोशन, आप उसको रिलीज कर सकते हैं। ईएफटी इज कम्प्लीटली बैक्ड बाय साइंस। मैं दोबारा बोलूंगी, ईएफटी के ऊपर रिसर्च हो चुकी है। एंड इनफैक्ट आपको मैं शेयर करना चाहूंगी अपने व्यूअर्स के साथ में कि ईएफटी के ऊपर जब रिसर्च हुई थी, आई थिंक 2012 में रिसर्च हुई थी। कोई डॉक्टर का नेम मुझे याद नहीं है, डॉक्टर डॉक्टर डोसन चर्च, हाँ, उन्होंने जब 2012 में रिसर्च करी, तो आपको पता है ईएफटी के राउंड के बाद हमारी बॉडी का जो स्ट्रेस हार्मोन है, कॉर्टिसोल, वो काफी रिड्यूस हो गया। तो जब ये रिजल्ट्स आए उसके बाद दोबारा 2020 में ये एक्सपेरिमेंट बॉर्न यूनिवर्सिटी ने किए, एंड इट वाज वेरी शॉकिंग। ईएफटी के राउंड के बाद कॉर्टिसोल हार्मोन, जो कि स्ट्रेस हार्मोन है, सबको पता ही है कॉर्टिसोल के बारे में, वो 43% रिड्यूस हो गया। सी, एंड आप गूगल पे सर्च करिए, जाकर के खुद सर्च करिए, देखिए, कंप्लीटली बैक्ड बाय साइंस। इनफैक्ट साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी की एक ब्रांच भी ईएफटी के बारे में यही बोलती है। पता है साइकोलॉजी कैसे, मतलब आपके थॉट्स, इमोशंस आपकी बॉडी को इफेक्ट करते हैं, इसकी एक पूरी ब्रांच है विच वी कॉल साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। मैं बताना चाहूंगी आगे, तो लेट्स जस्ट कंटिन्यू विद आवर क्वेश्चंस फॉर नाउ। हिमांशी, तो फिजिकल चैलेंजेस में ईएफटी का रोल? या हाँ मनमीत, तो ऐसा है ना कि इमोशनल फ्रीडम टेक्निक में ऐसा जरूरी नहीं है बिल्कुल भी कि आपके जो इमोशंस हैं ये सिर्फ उन्हीं पे काम करेगा। ये आपके फिजिकल पेन के लिए भी काम करता है। ईएफटी, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। आपको हेडेक हुआ, आप मेडिसिन लेते हो, बट आप कितनी, आपको रोज हेडेक होगा, आप कितनी मेडिसिन लोगे? ईएफटी वर्क्स वंडरफुली फॉर एवरी फिजिकल पेन एज वेल एज इमोशनल पेन। मुझे जब बहुत हेडेक होता है मैं ईएफटी करती हूँ, आई डोंट टेक मेडिसिन। पहले आप मेरी प्रेफरेंस यही होती है कि मैं रिलीज करूँ टैपिंग से। सो इट्स जस्ट वंडरफुल टेक्निक। यहाँ टेम्पल पॉइंट्स, देन बिलो योर आईज, यहाँ पे। उसके बाद हम टॉप ऑफ द हेड टैप करते हैं, देन बिलो योर नोज, बिलो योर माउथ, यहाँ पे कॉलर बोन होती है वहां पे, एंड अपने हैंड्स के नीचे। तो अब देखो टैपिंग में क्या गलत हो सकता है। आप यहाँ टैप कर लो पहले या यहाँ टैप कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप जब टैपिंग करो तो जस्ट बी केयरफुल कि ऐसा ना हो कि आप बहुत ही लाइट कर रहे हो कि बिल्कुल भी प्रेशर ना हो। हल्का सा प्रेशर देना है। अब इतना भी नहीं देना कि यहाँ पर बस आप अपने कोई मार्क ही बना लो। लेडीज विद नेल्स बी केयरफुल प्लीज, ओके। स्पेशली जब आप अपने अंडर आइज पे टैप कर रहे हैं तो और कुछ ऐसा नहीं है। आप किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या रिलीज करना है वो बोलना है। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रेस और एंजाइटी के लिए अगर हम टैप कर रहे हैं, तो सबसे पहले, हालांकि मुझे स्ट्रेस और एंजाइटी है, उसके बावजूद भी मैं खुद को एक्सेप्ट करती हूँ और प्यार करती हूँ, मैं जैसे भी हूँ। फिर आप बोलेंगे कि ये स्ट्रेस रिलीज, ऑल द एंजाइटी रिलीज, तो इंटेंशन के साथ करना है, नॉट ओनली जस्ट टैपिंग। सो दैट्स इम्पोर्टेंट। तो हिमांशी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप काफी टाइम से प्रैक्टिस करते हो, कोई ऐसी रियल लाइफ स्टोरी आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो कि आपने इन टेक्निक्स का यूज किया और किसी की लाइफ चेंज हो गई हो? ओके, सो अगर मैं होपोनोपोनो की बात करूं या मैं ईएफटी की बात करूं, चैलेंजेस ह्यूमन लाइफ में किन एरियाज में है? हेल्थ, रिलेशन, करियर एंड मनी। ये चारों, इनके इनके अलावा तो कुछ नहीं है, और कोई एरियाज नहीं है हमारी लाइफ में। तो मेरे पास अपने बहुत रिजल्ट्स है, अपने क्लाइंट्स के रिजल्ट्स है और मेरे रिलेटिव्स के है। एक एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, एंड ऑनेस्टली उस टाइम तो मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। एक छोटी सी बच्ची थी मेरे घर पे आई, तो उनका ना कई लोगों को पता होगा, नाभि आई थिंक डिसलोकेट हो जाती है अपनी जगह से, उसको बोलते हैं नाभ हिल जाना। तो उनकी नाभि हिल गई थी, और मैंने ना उनको क्या कराया, ईएफटी करवाई। उसके बाद ईएफटी और होपनोपोनो एक्चुअली मैंने कॉम्बिनेशन में यूज किया था उनका, और उनका जो पेन था वो रिलीज हो गया, इंटेंसिटी बिल्कुल 0 आउट ऑफ 10। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा रिजल्ट था। देन जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं, मैंने वीडियो भी डाली हुई अपने चैनल पे, मेरी क्लाइंट थी, उनका 10 years ऑफ बैक पेन था। जस्ट आफ्टर वन सेशन ऑफ होपनोपोनो एंड ईएफटी, 10 years ऑफ बैक पेन गॉन इन जस्ट वन सेशन। एक किसी क्लाइंट का सियाटिका का पेन था, उनका पेन स्टार्ट होने के बाद हमने सेशन स्टार्ट किया, एंड आई आस्क्ड हर टू वॉक, क्योंकि उनका ना पैर में पेन आ चुका था स्पाइन से स्टार्ट होते हुए। एंड उन्होंने चला बहुत इजीली, उनका भी टेस्टिमोनियल मेरे पास रिकॉर्डेड है। तो रिजल्ट्स बहुत सारे हैं। मेरी मदर के नी में पेन था, उनके लिए मैंने किया। बैक पेन था, किसी का इमोशनली बहुत वो लो फील कर रहे थे, किसी का लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था, उसके लिए किया।
सो देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रिजल्ट्स एंड मैं एकदम हैरान हो जाती हूँ कि फर्स्ट सेशन में ही जो रिजल्ट, अब तो हैरान नहीं होती हूँ, मुझे आदत हो चुकी है, बट बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, चाहे फिजिकल हो, इमोशनल इशू हो, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर या मनी, हर एरिया में। हिमांशु, जो हमारे पास्ट ट्रॉमास होते हैं, इमोशनल ट्रिगर्स होते हैं, उनको ठीक करने में ये कैसे हेल्प करते हैं? आपको ओके, सो हमने होपोनोपोनो की बात करी थी ना अभी, आपने बोला कि पास्ट ट्रॉमास होते हैं, इमोशनल ट्रिगर्स होते हैं, ट्रिगर आता कहाँ से है, ट्रिगर का रूट कॉज क्या है, कोई मेमोरी ही है ना सबकॉन्शियस में। तो मैं व्यूअर्स को बताना चाहूंगी लाइक आपका जैसे माइंड है, माइंड के दो पार्ट्स हैं, एक है कॉन्शियस लॉजिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, सोचता है जो बहुत डिसीजन लेता है, बट एक है सबकॉन्शियस। अच्छा, सब लोगों ने अलादीन का जीनी देखा होगा, जिसे हम विश मांगते थे एंड वो क्या बोलता था, जो विश मेरे आका, योर विश इज माई कमांड। तो वो सिर्फ तथास्तु करता था। आपका सबकॉन्शियस ना तथास्तु उस जिनी की ही तरह है बिल्कुल। आपने जो थॉट्स, जो बिलीफ दे दिए सबकॉन्शियस को, इसको लॉजिक नहीं पता, इसको सही गलत नहीं पता, इसको सिर्फ पता है ओके तथास्तु, तो वो किसी भी तरीके से एनी हाउ इट विल मेक इट हैपन। जो बिलीफ आपके सबकॉन्शियस में है, जो मेमोरीज है, तो उन मेमोरीज को जब तक हम क्लेंस नहीं करते तब तक पैटर्न्स हमारी लाइफ में रिपीट होते हैं। ओके, सो दैट इज वेयर वी नीड टू वर्क ऑन द सबकॉन्शियस। और ट्रिगर भी किसी ना किसी मेमोरी से ही लिंक्ड होता है। एंड होपोनोपोनो का पूरा मतलब ही ये है कि हम उस मेमोरी को, चाहे वो इनर चाइल्ड वुंड हो, चाहे वो आपके एंसेस्टर से ही क्यों ना आ रही हो, पास्ट लाइफ की हो, वॉट एवर मे बी द सोर्स जहां से वो आ रही है, लेकिन मेरी लाइफ में पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं, मतलब बाहर नहीं, खुद पर काम करना है, अपने सबकॉन्शियस पर। हिमांशु, जैसे आपने देखा होगा कि आजकल रिलेशनशिप के इश्यूज बहुत हैं। हाँ जी, रिलेशनशिप हीलिंग में इनका क्या रोल है? देखिए होपोनोपोनो हो चाहे ईएफटी, इट वर्क्स इन ऑल फोर एरियाज ऑफ योर लाइफ। तो रिलेशनशिप के लिए भी ना कई लोगों को पहले से कुछ लिमिटिंग बिलीफ्स होते हैं कि इस तरह के लोग ऐसे ही होते हैं। जब आपके लिमिटिंग बिलीफ्स होंगे तब आपकी मैनिफेस्टेशंस भी उसी डायरेक्शन में होगी। तो या आपकी कोई पास्ट की मेमोरी है, किसी का पास्ट का ब्रेकअप हुआ और उसकी जो हर्टिंग्स है वो बहुत डीपली उसने फील किया। सबकॉन्शियस सिर्फ फीलिंग्स की ही लैंग्वेज समझता है। आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ, आपका ब्रेकअप हुआ, बहुत हर्ट हुए, ठीक है, वो अब आपके सबकॉन्शियस में स्टोर्ड है, आपने रिलीज नहीं किया। तो एक पर्टिकुलर टाइप के लोगों के लिए ना आपने बिलीव बना लिया कि ये लोग तो ऐसे ही होते हैं। अब क्योंकि वो आपका बिलीफ है, तो आप क्या अट्रैक्ट करेंगे, सबकॉन्शियस आपकी लाइफ में ऐसे ही लोग अट्रैक्ट करेगा जो कि आपको चीट करे, रिजेक्ट करे। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, क्वेश्चन पूछिए कि क्या मेरी लाइफ में पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं। सेम, एक रिजेक्शन, उसके बाद दूसरी रिजेक्शन, रिलेशनशिप्स में, है ना, कहीं भी, चाहे मैं ऑफिस की बात करूं, चाहे मैं रिलेशनशिप्स की बात करूं। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक टॉक्सिक बॉस है, बिकॉज रिलेशनशिप का मतलब क्या है, योर एबिलिटी टू रिलेट। इट डजंट मीन कि आपकी सिर्फ स्पेसिफिक पर्सन के साथ ही क्या रिलेशनशिप है ना, रिलेशन हमारे सबके साथ होते हैं, सोसाइटी में हम उठते बैठते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी का एक टॉक्सिक बॉस है, उसने जॉब छोड़ दी क्योंकि वो प्रॉब्लम से भागना चाह रहा है। अब अब जो वो भाग तो गया, लेकिन दूसरी जॉब में उसको फिर से टॉक्सिक बॉस ही मिलेगा और टॉक्सिक कंडीशंस ही मिलेंगी, क्योंकि जो प्रोग्रामिंग है, ठीक है, वो उसने रिलीज नहीं करी। तो होपोनोपोनो इट्स अ मैजिकल प्रेयर। आप कैसे करेंगे चैंट? अब आपको, जो आपके लास्ट बॉस के लिए जो भी इमोशंस है, जितनी भी आपने गालियां दी है, जो भी है, आपको ना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। मेरा रिलेशन इसके साथ जो भी है, मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। मेरे अंदर जो भी फीलिंग है इनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेती हूँ। देन आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये आपको करना पड़ेगा ताकि आपका नेक्स्ट एक्सपीरियंस ऐसा ना हो। हिमांशु, जैसे हम सेल्फ लव की और सेल्फ एक्सेप्टेंस की बात करते हैं, हमें हीलिंग में तो पता है कि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। और जो आम नॉर्मल लोग होते हैं, उनको इन चीज़ों के बारे में इतना नहीं पता होता, वो ना ही इन चीज़ों में आते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि किसी की लाइफ में सेल्फ लव और सेल्फ एक्सेप्टेंस होना कितना ज़रूरी है, और जो मोडालिटीज़ की बात आप कर रहे हो, उनका इन चीज़ों में कितना रोल हो सकता है? देखो, जब मैंने होपोनोपोनो की बात करी थी, तो होपोनोपोनो की तो जर्नी स्टार्ट ही सेल्फ एक्सेप्टेंस से होती है और जाकर के खत्म सेल्फ लव पे होती है। क्योंकि पहला स्टेटमेंट ही आई एम सॉरी का है। एक्सेप्टेंस, इस स्टेटमेंट का मतलब ही ये है कि मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि जो भी मेरी लाइफ में हो रहा है ना, वो मेरी वजह से हो रहा है। तो मैंने एक्सेप्ट किया, मैंने लोगों को ब्लेम नहीं किया, लोगों को चेंज नहीं किया। मैंने देखा कि ओ, मेरी लाइफ में सेम पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं, तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है?
मैंने एक्सेप्ट किया। होपोनोपोनो स्टार्ट ही आपका सेल्फ एक्सेप्टेंस से होता है। एंड द लास्ट स्टेटमेंट इज आई लव यू। तो जो पहला स्टेटमेंट है आई एम सॉरी, वो स्टेटमेंट आप डिवाइन को बोल रहे हैं। ठीक है, सॉरी, देन प्लीज फॉरगिव मी, सरेंडर कर दिया। थैंक यू मतलब बिलीव, फेथ, ट्रस्ट डिवाइन पे कि ये तो हो गया। एंड देन आई लव यू, लव हाईएस्ट वाइब्रेशन है। सो लव इज द एनर्जी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड सेल्फ लव हर किसी के लिए बहुत जरूरी है उनकी लाइफ में। इसीलिए होपोनोपोनो इतने अच्छे रिजल्ट्स क्रिएट करता है। इवन अगर आप बेसिक भी करते हैं, चैंटिंग करते हैं, तो करके देखिए, लेकिन 21 टाइम्स करके देखिए। क्योंकि क्या होता है कि सबकॉन्शियस माइंड ना प्रोग्राम होता है रेपिटेशन से। सो यू नीड टू रिपीट अ सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स। तो रिपीट कीजिए एंड इनफैक्ट कमेंट्स में लिखिए आपको क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। हिमांशु, हमारे जो इमोशनल वूंड्स होते हैं वो हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ को कैसे इफेक्ट करते हैं? क्योंकि हमने देखा होगा जब भी हम लो में होते हैं, सबसे पहले हम अपनी स्पिरिचुअलिटी की जो प्रैक्टिसेस हम कर रहे होते हैं वो छोड़ देते हैं। क्योंकि मेरे साथ भी होता है, आई थिंक बहुत लोगों के साथ होता है कि जब भी लाइफ में लो होते हैं सबसे पहले हम भगवान से दूर होते हैं। तो मैं यही जानना चाहूंगी कि कैसे इफेक्ट करते हैं हमारे ये वूंड्स और हम इनको कैसे हील करते हैं? सो जब भी हमारे को इमोशनल पेन होता है, इमोशनल वूंड्स होते हैं, हर्टिंग्स होती हैं हमारी बॉडी में, तो स्पिरिचुअलिटी का इससे क्या लिंक है? अगर आपको मैं बोलूँ आप मेडिटेट कीजिए, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में सबसे पहला माइंड में लोगों के आता है चलो मेडिटेट करते हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ मेडिटेट कीजिए, दो पर्सन है, एक नॉर्मली कर रहा है और एक है माइंड में बहुत चीजें चल रही है, हर्टिंग्स है, पेन है, तो कौन मेडिटेट बेटर कर पाएगा? जिसके इमोशनल वूंड्स है वो, या फिर वो पर्सन जो कि क्वाइट है? तो अब आप चाहते हैं कि आप मेडिटेट अच्छे से कर पाए और ये एक्सपीरियंसेस आपकी लाइफ में रिपीट ना हो, तो उसके लिए एक सिंपल सी जो टेक्निक है वो है होपोनोपोनो। ये मैं क्यों कह रही हूँ पता है? क्योंकि आप मेडिटेट तो बहुत लोग हैं जो करना चाहते हैं, एंड आई होप कि काफी लोग रिलेट कर पाएंगे। आज करूंगा, कल करूंगा, चलो परसों करूंगा, आज आधा घंटे करूंगा, बट 10 मिनट में उठ गए, ध्यान नहीं लगता है। तो जब तक आपके यहाँ पे क्लटर चल रहा है ना, आप ध्यान नहीं कर सकते। इसीलिए आपको रिलीज करना है, लेट गो करना है एंड फॉरगिव करना है। ठीक है, इसीलिए आपको होपोनोपोनो की प्रैक्टिस करनी है। जब आप रिलीज करेंगे देन ओनली यू कैन फोकस एंड मेडिटेट। हिमांशु, हम इनर चाइल्ड की भी बात करते हैं कि बच्चों को ट्रॉमास हो जाता है, लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो उस चीज़ को भूल तो जाते हैं, लेकिन वो ट्रॉमास होते हैं वो वही अंदर पड़े रह जाते हैं। तो होपोनोपोनो इनर चाइल्ड हीलिंग में कैसे रोल प्ले करती है कि क्या? सो सपोज कोई स्टूडेंट है एंड वो अच्छा नहीं है पढ़ने में, बाकी बच्चे बहुत अच्छे हैं पढ़ने में। अब उस स्टूडेंट को उसके टीचर ने बोल दिया कि तुम नालायक हो, तुम किसी बिल्कुल डफर हो, तुम किसी लायक नहीं हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में। और वो बच्चा था सेंसिटिव बच्चा। अब वो बच्चा बहुत हर्ट हो गया, और जो उसको इमोशंस फील हुए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पूछती हूँ कि इंटेंसिटी कितनी है, ठीक है, तो आउट ऑफ 10, 10 आउट ऑफ 10 उसकी इंटेंसिटी थी। बहुत हर्ट हुआ, क्योंकि उस बच्चे को बहुत इम्पैक्ट हुआ, बहुत वो रोया और इमोशन बहुत हाई थे। तो अब क्या होगा? सबकॉन्शियस समझता है फीलिंग्स की लैंग्वेज। वो जो इंसिडेंट हुआ स्टोर हो गया उसके सबकॉन्शियस माइंड में। अब ये बच्चा तो बड़ा हो जाएगा, लेकिन इसका बिलीफ क्या है कि मैं अच्छा नहीं हूँ। क्योंकि क्या होता है कि जब कोई अथॉरिटेटिव फिगर आपको कोई आइडिया देता है ना, तो बच्चे छोटे होते हैं वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कई बार, और कई बच्चे होते हैं जिनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो सेंसिटिव होते हैं वो इससे बहुत इम्पैक्ट होते हैं। तो वो अगर आइडिया पे बच्चे ने बिलीव कर लिया, अब आगे जाकर के वो अपनी लाइफ में ज्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाएगा। क्यों? बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम होगा, सेल्फ डाउट बहुत ज्यादा होगा, तो वो खुद ही को डाउट करेगा। तो क्या उसको इंटरव्यूज में रिजेक्शन नहीं मिलेंगी? क्या उसको फेलियर्स नहीं मिलेंगी? जब तक वो इस थॉट को जाने ना दे दैट आई एम नॉट गुड इनफ, है ना? सो ये इनर चाइल्ड वुंडिंग हो गई जो बचपन में क्रिएट हुई थी उसकी। अब जब तक वो इसको लेट गो नहीं करता, तब तक उसके एक्सपीरियंसेस चेंज नहीं हो सकते लाइफ में। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिलीजिंग एंड होपोनोपोनो। इट डील्स विद इनर चाइल्ड वुंड्स सो ब्यूटीफुली। इनफैक्ट द होल कॉन्सेप्ट जो होपोनोपोनो का है वो इसी पे बेस्ड है कि आपकी लाइफ में जो हो रहा है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या ऐसा मतलब क्या मेमोरी मेरे अंदर है, क्या बिलीव्स मेरे अंदर हैं जो मैंने ये अट्रैक्ट किया, तो चलो रिलीज करते हैं, लेट गो करते हैं, हील करते हैं। दैट्स द कॉन्सेप्ट। हिमांशु, मेरा अगला क्वेश्चन है कि क्या किसी को फॉरगिव करे बगैर हमारी हीलिंग हो सकती है? नो, दैट्स नॉट पॉसिबल कि आपने ग्रजेस लेकर के, देखो दिल पर बोझ रख करके पहाड़ चढ़े जाते हैं क्या?
आप पीठ पे बहुत बोझ लेकर के चढ़ रहे हैं, आप पहुंच पाओगे क्या टॉप पे? नहीं पॉसिबल है ना वो। एंड फॉरगिवनेस पॉसिबल कई बार हमारे लिए खुद होती भी नहीं है। किसी ने बहुत गलत किया तो लोगों के माइंड में ना एक क्वेश्चन आता है, आप बताओ कि फॉरगिवनेस की जरूरत मुझे कैसे है? उसने गलत किया ना मेरे साथ, तो मैं क्यों उसको फॉरगिव करूं? ही इज द वन हु डिड रॉन्ग विथ मी। लेकिन यहाँ पे रुकिए, क्वेश्चन क्वेश्चन पूछिए, मेरे साथ ये पहले भी हुआ, एक टॉक्सिक पर्सन दोबारा मेरी लाइफ में आया इन अगेन। सो ऐसा क्या पैटर्न है मेरे अंदर? क्या कोई इनर चाइल्ड वूंड है? क्या कोई मेमोरी है? क्या कोई प्रोग्राम है? क्या कोई लिमिटिंग बिलीफ चल रहा है विदाउट माई परमिशन? मैं ही क्यों अट्रैक्ट कर रही हूँ? तो इसीलिए हीलिंग की जरूरत आपको है, ताकि आप ऐसे लोग अट्रैक्ट ना करें। ओके okay? मुझे भी लग रहा है कि फॉरगिवनेस ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप यस। फॉरगिव नहीं करोगे ना, तो आप हील नहीं हो सकते। हाँ जी बिल्कुल, फॉरगिवनेस के बिना मूव ऑन कैसे करेंगे? आपके माइंड में तो वही चीज चलती रहेगी। एंड फॉरगिवनेस इजी होती नहीं है। लेकिन आपको पता है होपनोपोनो का मैजिक ये है, मैं लोगों को करवाती हूँ, उनका कोई पास्ट हर्ट है, कोई पेन है, आई आस्क देम कि चलो आप इंटेंसिटी बताओ कितनी है आउट ऑफ 10। 10 आउट ऑफ 10 है, ठीक है चलो हील करते हैं। एंड आफ्टर हीलिंग आई आस्क देम अब कितनी इंटेंसिटी है, उस मेमोरी को याद करो, दोबारा जाओ, अब बताओ। जब तक वो मेमोरी जीरो नहीं होती। सो ये प्रोसेस इतना ब्यूटीफुल है ना, कि जब मैं कॉन्वर्जेशनल करवाती हूँ उनको होपनोपोनो, उसके बाद वो मेमोरी रिलीज हो जाती है। सो मेमोरी तो एक्चुअली सॉरी मेमोरी रहती है, बट जो इंटेंसिटी है ना, जो इमोशन फील किया था, वो लो हो जाता है काफी। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, मैं ये पूछूँगी कि किसी को फॉरगिव करना इतना मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि हम बोलते हैं कि फॉरगिव करना चाहिए, पर मैंने देखा है कि हम ईज़िली कर नहीं पाते। इतना क्यों लगता है कि यार किसी को फॉरगिव कर देंगे तो इतना टफ प्रोसेस क्यों लगता है? क्योंकि देखो, मेरे साथ किसी ने गलत किया तो मुझे लगेगा कि इस पर्सन ने मेरे साथ गलत किया, मैंने पूरा ब्लेम उस पर्सन पे डाल दिया, ठीक है। अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही नहीं, उसने गलत किया ना मेरे साथ, तो मैं उसको माफ कैसे कर दूं? जब तक सेल्फ एक्सेप्टेंस और अंडरस्टैंडिंग आपको नहीं मिलती ना, ये नॉलेज नहीं मिलती कि देखो जो भी मेरी लाइफ में हो रहा है, कौन रिस्पॉन्सिबल है? मैं मैं कैसे रिस्पॉन्सिबल हूँ? क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग आप जहां फोकस करते हो आप वो अट्रैक्ट करते हो। और अगर आपका कोई थॉट पैटर्न है, आपने किसी थॉट को बहुत बार सोचा, वो आपका बिलीफ बन गया, बिलीफ बना सबकॉन्शियस में गया। अगर फॉर एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल देती हूँ मैं, कोई लड़की है जिसकी सेल्फ एस्टीम बहुत लो है, ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, सेल्फ लव की कमी है, खुद को इम्पोर्टेंस नहीं देती, तो अब वो ही लड़की ऐसे आप देखेंगे पार्टनर अट्रैक्ट करती है जो कि उसको डोमिनेट करेंगे आगे जाके लाइफ में। ये लड़की अट्रैक्ट करेगी, क्यों? क्योंकि उसको खुद ये बिलीफ है कि आई एम नॉट गुड एनफ, और मैं तो अच्छी भी नहीं लगती हूँ, मेरे अंदर तो कोई स्किल टैलेंट कुछ नहीं है, मैं तो बस एवी हूँ। तो उसका खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना लो है, हो सकता है कि वो कोई इंसिडेंट की वजह से वो सेल्फ कॉन्फिडेंस लो, या उसका कुछ नेगेटिव बिलीफ हो। अब क्योंकि ये बिलीव उसके अंदर है, तो अब उसकी अट्रैक्शन एक टॉक्सिक पार्टनर होगा, क्योंकि वो खुद को सप्रेस करती है। तो सप्रेस करने वाले ऐसे लोग अट्रैक्ट करेंगे जो कि उन्हें और सप्रेस करें। तो एक डोमिनेंट पार्टनर अट्रैक्ट करेंगे। अब हीलिंग पॉसिबल तभी होगी ना जब ये एक्सेप्टेंस आएगी कि ओके मेरे अंदर ये प्रोग्राम है, आई नीड टू लेट गो। जब मैं ये रिलीज करूंगी तभी ये पैटर्न ब्रेक होगा। उससे पहले कैसे आप फॉरगिव करोगे? तब तक तो आपको लगेगा सी उसने मेरे साथ गलत किया है, मैंने नहीं किया कुछ, है ना। तो ये सेल्फ एक्सेप्टेंस और नॉलेज अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हिमांशु, जो अभी लोग इमोशनल पेन से, ब्रेकअप से, स्ट्रेस में से गुजर रहे हैं, उनके लिए अगर आपको कोई मैसेज देना हो तो आप क्या देना चाहोगे? सो ब्रेकअप एंड सो मैं यही बोलूंगी कि देखिए, पूरी होपनोपोनो की टीचिंग ही यही बोलती है कि एक्सेप्टेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या आपको उनको ब्लेम करते रहना है कि मेरी लाइफ में ऐसा ही पर्सन क्यों अट्रैक्ट हो रहा है? पैटर्न को नोटिस कीजिए। क्या एक ब्रेकअप के बाद दूसरा ब्रेकअप, तीसरा ब्रेकअप, और रीजन देखिए, क्या रीजन सेम है? तो किसको चेंज करने की जरूरत है? किसके अट्रैक्शन को बदलने की जरूरत है? आपके टॉक्सिक लोग दुनिया में हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उनको अट्रैक्ट करने की जरूरत है। अगर आप अट्रैक्ट कर रहे हो ना, एक के बाद एक के बाद एक इसका, एंड अगर आप डिप्रेस्ड है तो प्रैक्टिस सेल्फ लव। क्योंकि देखो होपनोपोनो, सेल्फ एक्सेप्टेंस, एंड देन आपका जो लास्ट स्टेटमेंट है दैट इज लव। लव इज द हाईएस्ट वाइब्रेशन इन द यूनिवर्स। जब हम चैंटिंग करते हैं ना मंत्रास की भी, तो भी हमारा जो माइंड है वो पॉजिटिव होता है। और होपोनोपोनो के जो स्टेटमेंट्स है वो आपकी वाइब्रेशन रेज करता है। तो जब आपकी वाइब्रेशन रेज होगी ना, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप बहुत नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस अट्रैक्ट करो, आप ऑलरेडी डिप्रेस और आपके साथ बुरा बुरा हो। नहीं, आपके साथ अच्छे इंसिडेंट्स होंगे, आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कि आपको गाइड करेंगे कि कैसे आप उस चीज से बाहर निकल सकते हैं, क्या लाइफ में अपॉर्चुनिटीज है, तो डिप्रेशन नहीं रहेगा।
पर वो अपॉर्चुनिटीज आपको अट्रैक्ट करनी है. रेज योर वाइब्रेशन, थिंक पॉजिटिवली. सो डू होपोनोपोनो क्लेंस. हिमांशु, मैं चाहूंगी कि आप हमारे व्यूअर्स को होपोनोपोनो की और ईएफटी की कुछ टेक्निक्स बता के जाएं, ताकि वो अपनी डेली लाइफ में उनको प्रैक्टिस करें और उनकी भी लाइफ चेंज हो. तो हम कुछ एग्जाम्पल के साथ करते हैं इसको. रिलेशनशिप की अगर मैं इशू में बात करूं, तो ऐसा बहुत होता है ना कि मतलब कि जो वाइफ है वो हस्बैंड पे शक कर रही है, बहुत शक कर रही है, एंड पता चलता है कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है ना. तो जब आपको ये चीज रियलाइज होती है, अगर ये रियलिटी है, कैंसिल कैंसिल, बट इन केस ये रियलिटी है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, अब आप क्या करते हैं? वो जो थर्ड पर्सन है, मतलब जो लड़की है जो हस्बैंड वाइफ के बीच में आई, आप उसको कोसते रहते हैं, कर्स करते हैं कि अरे ये ऐसी वैसी. लेकिन आप रियलाइज कीजिए कि क्योंकि आप हमेशा डाउट करते थे, है ना, आप हमेशा शक करते थे, तो कहीं ना कहीं वो आपकी अट्रैक्शन भी है. तो पहले तो आप डाउट करना बंद कीजिए अपने हस्बैंड पे. एंड देन अब जो हो चुका है, अब वो थर्ड पर्सन आ चुकी है, उसके लिए जो आपको फीलिंग्स है वो आपको हील करनी पड़ेगी. सबसे पहले आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी इस सिचुएशन की जो मेरी लाइफ में अभी हो रही है. आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, जो भी मेरे नेगेटिव थॉट्स तुम्हारे को लेकर के हैं, जो थर्ड पर्सन है. थैंक यू, आई लव यू. सबसे पहले आपको अपने इमोशंस उस लड़की के लिए क्लियर करने हैं, थर्ड पर्सन के लिए. उसके बाद ही अपने रिलेशन के लिए होपोनोपोनो की चैंटिंग्स होंगी, उससे पहले नहीं. पहले थर्ड पर्सन, क्योंकि यहाँ से आप नेगेटिव एनर्जी उसको दे रहे हो. आपको पता है इसका रिजल्ट क्या होगा? थर्ड पर्सन अपने आप चला जाएगा. एंड इट हैपन्स. तो इस तरीके से आपको करना है. सेकेंड एग्जाम्पल मैं मनी का देती हूँ. मैंने खुद ये रिजल्ट क्रिएट किया था. आपका पैसा स्टक है. अब आप क्या कर रहे हो? अरे इसकी तो नियति खराब है, इंटेंशन ही नहीं है, मेरा पैसा वापस देना ही नहीं चाहता, ये इंसान ही बुरा है. तो उस पर्सन को ना आप गाली दे रहे हो, क्रिटिसाइज कर रहे हो. अब ये जो मेरे थॉट्स है उसके लिए वो भी तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं. तो सबसे पहले जो रेजिस्टेंस और ब्लॉकेज है मेरे अंदर उस पर्सन के लिए जिसने मेरा पैसा नहीं लौटाया, मुझे उसको क्लेंस करना पड़ेगा. ठीक है, आई एम सॉरी, जो भी मैं नेगेटिव इसके लिए फील कर रही हूँ कि इसके इरादे नहीं है, जो भी मेरे अंदर नेगेटिव फीलिंग्स है मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ. थैंक यू सो मच यूनिवर्स इस एनर्जी को क्लेंस करने के लिए हमारे बीच में. थैंक यू एंड आई लव यू. थैंक यू का मतलब ही हो चुका है कि मैं ग्रैटिट्यूड दे रही हूँ, जैसे वो हो चुका है, एंड देन आई लव यू. उसके बाद जब आपने कर लिया, आप बेसिक चैंटिंग मनी के लिए करेंगे, अपने और मनी के लिए. आई एम सॉरी मनी, प्लीज फॉरगिव मी मनी, थैंक यू मनी, आई लव यू मनी. लेकिन सबसे पहले आपको अपने थॉट्स और फीलिंग्स उसके लिए क्लियर करने हैं, थर्ड पर्सन के लिए जिसने आपका पैसा नहीं लौटाया. देन फॉर योर मनी यू विल डू इट एंड यू विल गेट वंडरफुल रिजल्ट्स. ट्राई करके देखो. हिमांशु, जिसकी स्पिरिचुअल की जर्नी या हीलिंग की जर्नी हम बोलते हैं, जो उसके लिए बिगनर्स होते हैं, उनको आइडिया नहीं होता कि वो स्पिरिचुअल जर्नी में है भी या नहीं, उनको लिए आप क्या कहना चाहोगे कि वो जान सके कि वो एक स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट है? स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट है, मैं ये बोलना चाहूंगी कि सबसे पहले ना देखो, मानो मत. मेरी तो फिलॉसफी यही है, मानो मत, जानने की कोशिश करो. जितने भी यूथ है, लाइक मैं अपनी बात करूं, मेरा भी बहुत लॉजिकल माइंड है. मैं हर चीज के पीछे ना वाई, क्यों जानना हमें अच्छा लगता है. आप यूथ को देखोगे, मम्मी बोलेंगी आप ये कर लो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, आज ये नहीं करते, बट मेरे वाई का आंसर कोई क्यों नहीं देता. तो यही एक रीजन है कि मतलब यूथ ना कनेक्ट नहीं कर पा रहा. तो जब आप चीजों को जानते हो, रिसर्च करते हो, समझते हो, तो आपको एक लॉजिक मिलता है, आपके वाई का आंसर मिलता है, फिर बच्चा खुद करता है. तो स्पिरिचुअलिटी के लिए सबसे पहले तो आप मेडिटेशन करना स्टार्ट कीजिए. ठीक है, मेडिटेशन 10 से 15 मिनट के लिए डेली आप प्रैक्टिस कीजिए. और अगर आपसे मेडिटेशन नहीं हो रही है तो सबसे पहले आप लेट गो कीजिए. जैसे मैंने बताया, आप चैंटिंग कीजिए होपोनोपोनो की. बेसिक की चैंटिंग कर सकते हैं आप, बेसिक भी पावरफुल है, लेकिन आपको रिपीट करना है 21 डेज तक. सो रेपिटेशन कीजिए, लेट गो कीजिए, फॉरगिवनेस कीजिए. एंड देन आपकी जब वाइब्रेशन रेज होगी, आप खुद ही ऐसे लोग अट्रैक्ट करेंगे जो आपको उस रास्ते पे गाइड करेंगे. ठीक है, तो वाइब्रेशन आपकी जब रेज होगी, देन ही हाई वाइब्रेशन लोग आपको लाइफ में अट्रैक्ट होंगे जो स्पिरिचुअल हैं. हिमांशु, जो लोग इंटरनल पीस पाना चाहते हैं, इंटरनल हैप्पीनेस, क्योंकि आउटर 3D की बात तो हम हमेशा करते हैं, तो हम जो इंटरनल पीस और इंटरनल हैप्पीनेस की होती है, वो जो लोग पाना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? फोनो की स्टेट पे रहना, मैं ये बोलूंगी. फोनो का मतलब ही ये है कि एक आप ना कंप्लीट वेलबींग की स्टेट में हो. हेल्थ, रिलेशन, करियर, मनी सब बैलेंस्ड है. इसी का मतलब है इंटरनल पीस, कि आप हैप्पी हैं अपनी लाइफ में, कोई ग्रजेस नहीं है, किसी से कोई शिकायत नहीं है.
आपकी जो, अगर मैं बोलूँ आप रेट कीजिए, आपकी हेल्थ में क्या रेटिंग है अभी आउट ऑफ 10, तो कुछ भी हो सकती है। रिलेशनशिप में क्या रेटिंग है, ठीक है। तो जो स्ट्रेस आपकी लाइफ में चल रहा है डे टू डे लाइफ, लोग डिप्रेस्ड क्यों हैं, इवन काफी इंटेलेक्चुअल लोग डिप्रेस्ड क्यों हैं, क्योंकि है तो बहुत कुछ बाहर देने के लिए, लेकिन उनका जो पोटेंशियल है अभी सप्रेस्ड है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे खुद को। सो लैक ऑफ एक्सप्रेशन इज ऑल्सो अ रीजन ऑफ डिप्रेशन। अपनी स्किल्स, अपने हुनर पर काम नहीं कर रही, एंड समवन मेड देम बिलीव कि नहीं, तुम कुछ नहीं कर सकते लाइफ में, तुम अच्छे नहीं हो। कोई ना कोई तो नेगेटिव थॉट और पैटर्न है ना जो वो लेकर के बैठे हुए हैं, तो उसको रिलीज कीजिए, लेट गो कीजिए। तो मैं यही बोलूंगी लोगों को। हिमांशी, एक मैसेज जो हमारे व्यूअर्स को आप देना चाहते हो? एक मैसेज जो मैं देना चाहूंगी वो ये है कि आप सेल्फ लव की प्रैक्टिस कीजिए, अपनी वाइब्रेशन रेस कीजिए, एंड जब भी एक पैटर्न रिपीट हो, व्हाट यू हैव टू आस्क, व्हाई मी, एंड देन जब एक्सेप्टेंस आएगी तो रिलीज कीजिए। इन द स्टार्टिंग मैंने बोला कि ये काफी साइंटिफिक प्रोसेस है एंड इट्स बैक्ड बाय साइंस, आप सर्च कीजिए आपको पता चलेगा। सो जैसे होपोनोपोनो है, तो क्या इसका साइंस से कुछ कनेक्शन है, क्या ईएफटी का साइंस से कुछ कनेक्शन है। अब ईएफटी का मैंने आपको बताया था ऑलरेडी की रिसर्च हुई थी, आपका जो टैपिंग के बाद जो स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल, वो काफी रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, एंड 43% रिड्यूस हो गया था। लेकिन मैं व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ कि आपको पता है साइकोलॉजी की एक ब्रांच है जिसको हम साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी बोलते हैं। ओके, मतलब आपके थॉट्स और बिलीफ का आपके बॉडी और नर्वस सिस्टम से क्या कनेक्शन है। सो दैट्स द ब्रांच विच वी कॉल ए साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। तो आप एक अमेजिंग रिसर्च है, जब आपका कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ता है ना, तो आपकी बॉडी का इम्यूनोग्लोबिन ए, ये एक ऐसा प्रोटीन है जो कि इम्यूनोग्लोबिन मतलब इम्यूनिटी वाला प्रोटीन जो कि आपकी इम्यूनिटी हाई करता है। सो अगर ये आपका इम्यूनोग्लोबिन ए है और ये आपका स्ट्रेस है, तो जैसे स्ट्रेस बढ़ा, इम्यूनिटी डाउन, इम्यूनोग्लोबिन डाउन, और ये आपकी सलाइवा में मिलता है। तो आप जो थॉट सोच रहे हैं, ठीक है, नेगेटिव चल रहे हैं दिन भर, उससे आपको स्ट्रेस हो रहा है। और स्ट्रेस तो किसको नहीं है आजकल, बहुत लोग आपको दिखेंगे आजकल, छोटे छोटे बच्चे स्ट्रेस ले रहे हैं। अब जब स्ट्रेस का लेवल बढ़ता है, तो आपका जो दुनिया का सबसे अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर आपके पास है, आपकी सलाइवा में नेचुरली, दैट इज गोइंग डाउन, लेवल गोइंग डाउन। तो ये कैसे हुआ, आपके थॉट से आपको स्ट्रेस हुआ, ठीक है, एंड देन उस स्ट्रेस की वजह से आपकी इम्यूनिटी डाउन हो गई। तो आपके थॉट्स साइको एंड देन कैसे इम्यूनिटी को इफेक्ट कर रहे हैं, साइको इम्यूनो साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी की एक ब्रांच है जिसने ये रिसर्च में ही प्रूफ होता है। सो आपको लगता है कि आपके थॉट्स एनर्जी नहीं है, वो कुछ आपकी बॉडी पर इफेक्ट नहीं करते, बट इट्स रिसर्च, आप मतलब जाकर के सर्च कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो इट्स वेरी साइंटिफिक एंड एवरीथिंग इज बेस्ड बाय बैक्ड बाय साइंस। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हमें साइंस मिल जाती है उस चीज के पीछे, तो उस चीज में ना फेथ हमारा बहुत बढ़ जाता है। और जब फेथ बढ़ता है, सबको पता है प्लेसिबो हैपेंस, जिस चीज में आप बिलीव करते हैं योर माइंड कैन मेक इट हैपन। तो प्लेसिबो वहां पे अपने आप काम करने लग जाता है। एंड होपोनोपोनो के साथ भी यही है कि लाइक होपोनोपोनो डॉक्टर ह्यूलिन की वजह से फेमस हुआ। डॉक्टर ह्यूलिन एक ऐसे मतलब मेंटल हॉस्पिटल में गए जहाँ पे पहले काफी साइकाट्रिस्ट जा चुके थे, लेकिन वो वापस आ जाते। पता है क्यों? क्योंकि वहाँ के पेशेंट्स इतने वायलेंट थे कि आप उनसे बात नहीं कर सकते, आप उनको कोई थेरेपी नहीं दे सकते, वो आपको काटेंगे, वो पीछे से ना अटैक कर देंगे आपको। इतने वायलेंट पेशेंट्स को हर कोई डर रहता था। तो उसके बाद डॉक्टर ह्यूलिन आए, एंड इन्होंने क्या किया, किसी को कोई इलेक्ट्रिक शॉक नहीं दिया, किसी पेशेंट से बात नहीं करी, ना कोई कांटेक्ट किया, नथिंग, सिर्फ फाइल्स खोली सारे पेशेंट्स की। एंड ये पेशेंट्स भी मतलब इतने वायलेंट, और इनका बैकग्राउंड ऐसा था, कुछ रेपिस्ट थे, कुछ मर्डरर्स थे, तो बहुत वायलेंट। अब इनकी फाइल्स खोली और पढ़ना स्टार्ट किया एक एक की। जो इमोशंस मुझे आए उस क्रिमिनल को पढ़ के, मैंने वो रिलीज किए। ये डॉक्टर ह्यूलिन बोलते हैं। आप यूट्यूब पे व्यूअर सर्च भी कर सकते हैं, डॉक्टर ह्यूलिन खुद बताते हैं कि उन्होंने खुद को हील किया। और मैं पूछता रहा कि यार मेरी लाइफ में ये रियलिटी मैंने क्यों मैनिफेस्ट करी, ऐसे लोग मेरी लाइफ में क्यों आ रहे हैं, ऐसे पेशेंट्स, इतना पूरा वार्ड भरा हुआ है ऐसे टॉक्सिक पेशेंट से जो इतने वायलेंट है। तो क्या प्रोग्राम मेरे सबकॉन्शियस में रन कर रहा है, व्हाट इज इन साइड ऑफ मी दैट नीड्स टू बी हील्ड। खुद को हील किया, और जब वो अपने अंदर की फीलिंग्स हील करते गए, विद इन 1 ईयर पूरा मेंटल हॉस्पिटल वो वार्ड खाली हो गया। और ये गूगल पर है, मैं तो बोलूंगी सब मतलब जाओ और सर्च करो इसको, डॉक्टर ह्यूलिन का ये। एंड अनदर थिंग दैट वैलिडेट्स होपोनोपोनो इज कि एक डॉक्टर मसारू इमोटो थे, उन्होंने ना एक वाटर एक्सपेरिमेंट किया, ये भी गूगल पर है।
व्यूअर्स सर्च कर सकते हैं। तो 2 ग्लास लिए पानी के, ठीक है, एक को पॉजिटिव वाइब्रेशन लव, एक को आई हेट यू। अब दोनों को फ्रिज में रखा, आइस फॉर्मेशन करी। अब अगर मैं आइस फॉर्मेशन को ऐसे ही देखूंगी तो मुझे नहीं दिखेगा कुछ भी, ना बैक्टीरिया नथिंग। सो माइक्रोस्कोप से देखा पहले ग्लास को जिसमें आई लव यू लिखा था। तो जब इन्होंने देखा तो इसके क्रिस्टल्स इतने ब्यूटीफुल और सिमेट्रिकल बने थे, लाइक एक डायमंड होता है ना सुंदर सा, उसके जितने माइक्रोस्कोप से देखने पे। और जो हेट वाला ग्लास था उसके क्रिस्टल्स काफी अगली, डिस्टॉर्टेड, गटर जैसे बहुत गंदे बने थे। तो आप सोचो ये क्या प्रूफ करता है, मेरे जो थॉट्स और इमोशंस है उनमें भी एनर्जी है। मतलब जो मैं इंटेंशन दे रही हूँ, ठीक है, वो इंटेंशन, मेरे थॉट्स, मेरे इमोशंस एक एनर्जी कैरी करते हैं और वो एनर्जी वाटर एब्जॉर्व करता है। अब सोचो आपकी बॉडी में 70% वाटर है, तो दिन भर जो हम सोचेंगे, बिलीव करेंगे, क्या मेरी बॉडी पर उसका इफेक्ट होगा? क्या मैं खुद बीमारियां क्रिएट नहीं करूंगी? क्या मेरे स्ट्रेस लेने से मेरा कॉर्टिसोल नहीं बढ़ेगा? कॉर्टिसोल बढ़ेगा तो क्या मेरा इम्यूनोग्लोबिन डाउन नहीं होगा? So this is how this psycho neuroimmunology is related, and इस एक्सपेरिमेंट को दोनों को आप प्लीज सर्च कीजिए। इनफैक्ट होपोनोपोनो, ईएफटी, एवरीथिंग इज बैक्ड बाय साइंस। एंड मुझे, जैसे मैं कहती हूँ कि मानो मत, थोड़ा जानने की कोशिश करो कि उसके पीछे क्या लॉजिक्स है ना, तो बिलीव बढ़ जाता है। सो दैट इज माई मैसेज टू द यूथ एंड जो भी लोग मुझे देख रहे हैं। एंड हाँ, अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं 1-on-1 फ्री सेशन भी देती हूँ। एंड जो भी लोग मनदीप के थ्रू मुझे देख रहे हैं उनके लिए एज अ फ्री गिफ्ट, टॉप 6 पीपल जो सबसे पहले कमेंट करेंगे एंड देन मुझे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेंगे, मैं नंबर आप डाल दीजिएगा नीचे, उनको मैं फ्री 1-on-1 सेशन देने वाली हूँ। सो यू कम, आपकी जो भी प्रॉब्लम है हम आपसे पूछेंगे कि इंटेंसिटी क्या है आपकी, और देन उसको रिलीज करेंगे। अगर आप इस मैजिक का पार्ट बनना चाहते हैं कि क्या है एडवांस होपोनोपोनो, ईएफटी कैसे काम करता है, तो प्लीज मुझसे कनेक्ट हुई। मेरा नंबर है 8881064922। एंड मनदीप के चैनल को प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड मेरे चैनल को भी लाइक कीजिएगा। चैनल का लिंक हम नीचे दे देंगे, मानसी नेगी हीलर के नाम से है। तो जिन लोगों को कनेक्ट होना चाहते हैं हीलिंग्स के लिए, प्लीज मैसेज कीजिए। एंड थैंक यू सो मच टॉप 6 पीपल, सो प्लीज हरी अप। थैंक यू सो मच। मानसी, थैंक यू, इतना अच्छा ऑफर दिया आपने हमारे व्यूअर्स को। हम चाहेंगे कि आपसे और भी लोग जुड़े और हमसे भी लोग जुड़े, तो तो यही थैंक यू सो सब। मच मनदीप। लोगों को बहुत डाउट्स होते हैं, जब थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो साइंस के साथ में, एंड क्या मोडालिटी है, लोगों को लगता है बस 4 स्टेटमेंट्स है, नो होपोनोपोनो इज मच मोर। एंड मैंने बहुत रिजल्ट्स, मैंने क्या टेक्निक ने क्रिएट करे हैं रिजल्ट्स, आई एम जस्ट लाइक अ पर्सन हु इज हैविंग दैट स्किल, बट वो जो स्किल है, वो जो साइंस है, दैट इज वर्किंग। सो प्लीज कनेक्ट कीजिए, एंड जो भी आपके प्रॉब्लम्स है, हेल्थ डिस्कम्फर्ट्स है, उसके लिए आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं फॉर 1-to-1 सेशन। बट हाँ, टॉप 6 पीपल, सो प्लीज क्विक। सो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड ज्वाइन कीजिए। हिमांशु, जाते जाते एक बुक जो आप हमारे व्यूअर्स को सजेस्ट करना चाहते हो कि जो हर इंसान को रीड करनी चाहिए। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा मुश्किल है, मैं 2 बुक सजेस्ट करूंगी, इनमें से कोई भी एक आप पहले पढ़ सकते हैं, ठीक है। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। जब हम हीलिंग की बात करते हैं और आप सबकॉन्शियस माइंड को नहीं समझेंगे, तब तक आपको क्या समझ में आएगा कि आप किस चीज पे काम कर रहे हैं, क्या सबकॉन्शियस माइंड है, क्या हील करना है, कैसे हील होता है, क्या लॉजिक है। तो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड आप पढ़िए, एक बहुत अच्छी बुक है, डॉक्टर जो डिस्पेंसा, सॉरी, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पढ़िए, ऑथर का नाम मैं भूल गई हूँ, सो सॉरी। एंड देन अनदर बुक इज बाय डॉक्टर जो डिस्पेंसा, बिकमिंग सुपर। हर चीज, मतलब पूरे साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है, एंड ऑसम बुक। तो इन दोनों बुक में से आप कोई भी पढ़ सकते हैं, जो कोई भी परचेज कर सकते हैं। थैंक यू हिमांशी हमसे जुड़ने के लिए, और मैं व्यूअर्स को भी बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगी। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए हमसे। ऐसे ही हम नए नए एक्सपर्ट्स को आपके सामने लेके आएंगे। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।